अटक टीवी, अटक टीवी, अटक टीवी। Just time check, अटक टीवी। Just time check, अटक टीवी। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फ़रहान असलम। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से इंटरव्यूज़ या रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते रहते हैं, तो आज भी हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जन्नत हुसैन नेकोकारा मौजूद हैं और हम उनके ऑफ़िस में और उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो उनकी प्रोफाइल के हवाले से, फिर उनकी अचीवमेंट के हवाले से और साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक तो आपने बताना है कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनने तक क्या क्या मेहनत की और क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल जी, ऐसा है कि मैं जब क्लास 3 में थी तो उस वक्त मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि सिविल सर्विस क्या है। और उस वक्त अभी जो मेरा ग्रुप है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस वक्त ये DMG कहलाता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहलाता था। तो हमारे स्कूल में ACs आते थे, DCs आते थे और नेचुरली क्योंकि मुझे एक इंक्लिनेशन थी फादर की तरफ से, तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी उनको देख के। और शुरू से मेरा यही गोल था, यही टारगेट था कि मैंने इंशाल्लाह CSS करके PS ऑफिसर बनना है। और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क भी किया, स्मार्ट वर्क भी किया। और मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मेरे फादर क्योंकि एक आर्मी मैन थे, तो हमारे घर का माहौल बहुत डिसिप्लिन्ड था। और मेरी वालदा ने भी शुरू से एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो मेहनत थी उसकी वजह से एक हमारे घर का जो माहौल था, अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने बहुत सक्सेस दी। CSS में मेरी तीसरी पोजीशन आई पूरे पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ जब फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने एकेडमी में भी सबको कम्पीट करके फ़र्स्ट पोजीशन ली और प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रही हसन अब्दाल में, जो कि बड़ा अच्छा स्टेशन है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और अभी मेरी पोस्टिंग अटक में जारी है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि चैलेंजिंग है लेकिन एनरिचिंग भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने मुझे एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑफिसर बहुत ज़्यादा सिखाया। मैम, जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से देखा जाए और इस वक्त की क्या सूरत हाल चल रही है कोरोना की, कि उसमें क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई और किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं पब्लिक को। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जब सबसे पहला फ़ेज़ था हमारा लॉकडाउन का, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट फ़ेज़ था। और उसमें हमने ये इंश्योर किया कि तमाम कारोबार जो कि रिस्ट्रिक्टेड में आते हैं, हम उनका क्लोजर जो है वो हर सूरत में यकीनी बनाएं। उसके बाद जैसे लॉकडाउन को ज़रा ईज़ किया गया, क्योंकि इकनॉमिकली बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं अफेक्ट हो रहे थे, तो हमने देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव आई है कोरोना के केसेस की, स्पेशली ईद के बाद। अभी हम दोबारा से एंटिसिपेट कर रहे हैं सेकंड वेव ऑफ कोरोना रिलेटेड केसेस। उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा भी आ रही है और इसमें ख़ास तौर पे लोग मंडियों में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर भी होंगे, क्राउडेड जगह भी होंगी। और एक और टेंडेंसी है कि जानवरों को टच करके देखने की, ख़रीदने की। और एक घर ने चाहे एक जानवर ख़रीदना हो, 10 लोग चले जाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि केसेस में एक दोबारा से सर्ज आ सकती है। इसके साथ साथ मुहर्रम उल हराम में भी गैदरिंग्स होंगी और उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये केसेस बढ़ेंगे। तो हम आवाम से यही दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़, स्पेशली ख़ास तौर पे जब मंडी में जा रहे हैं, तो बच्चों को और बुज़ुर्गों को मत लेकर जाएं। घर से एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 अफराद जाएं। और मास्क के साथ साथ ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। पहले तो हम मास्क पे स्ट्रेस करते थे, अभी हम ग्लव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं मंडी में ख़ास तौर पे,
क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट होगा। ऑब्वियसली जब सेल परचेज होगी तो वो पैसे देंगे आप, वही जो सेलर है उसने कितने ही जानवर बेचे होंगे, वो पैसे सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो कसाब हजरात हैं वो एक दिन में कितने ही जानवरों की कुर्बानी करेंगे, कितने ही घरों में जाएंगे, तो उनसे भी कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है। तो हम उनके लिए भी स्पेशली SOPs डिज़ाइन कर रहे हैं और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी अपनी सेहत, आपकी अपनी जान सबसे पहले है। अगर किसी को खुदा न खास्ता COVID-19 के सिम्टम्स आते हैं तो ऑब्वियसली उसकी फ़ैमिली भी अफेक्ट होगी और ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है जिससे वो फैमिली एज अ होल गुजरती है। तो एहतियात जो है वो बहुत बेहतर है, एहतियात करें, इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल रहा तो इंशाल्लाह ये जो हमारी फोरकास्ट है ये हम तो चाहते हैं कि ना हो ऐसा, और वो तभी होगा जब आवाम हमारे साथ हो। जैसा कि आप बात करो और आपको अक्सर देखा है कि नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती है और जितनी भी रश वो आपको ड्यूटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ते हैं। तो कुछ जो हमारे माशरे का कल्चर है या इस तरह के जो सोच रखते हैं कि बेटी को या बहन को या बीवी को या माँ को या किसी भी खातून को किसी ओहदे पे फायज नहीं होना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? आई थिंक आई बिन वेरी लकी कि मेरी दोनों पोस्टिंग्स में मुझे आवाम की तरफ से और अपने कॉलीग्स की तरफ से, अपने जूनियर स्टाफ की तरफ से और सीनियर स्टाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा हमेशा रिस्पेक्ट मिली है और कहीं पे भी मैंने जेंडर बेस्ड बाइसेस नहीं एक्सपीरियंस की पर्सनली। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली मैं बाकी लोगों के बिहाफ पे नहीं बोल सकती, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसी सोच रखता है तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जो हमारा प्रोफेशन है वो बहुत मुक़द्दस प्रोफेशन है और इसमें ऑफ़िसर जो है उसको जेंडर की बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाता। ऑफ़िसर एज एन ऑफ़िसर काम कर रहा होता है, तो उसमें टाइमिंग्स का, उसमें जगहों का, उसमें काम की क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज़ लॉन्ग एज़ आप अपना काम डेडिकेशन से कर रहे हैं, आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपसे आवाम बहुत खुश होती है और इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है लोगों की खिदमत करने का और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का। और फ़ीमेल ऑफिसर जो हैं वो हर जगह पे बहुत अच्छा काम करें, चाहे वो जिस भी फील्ड में हैं, सिर्फ PS नहीं, बाकी भी जिस भी फील्ड में हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तजावज़ात के हवाले से आप लोग काफ़ी काम कर रहे थे और अब काम रुक गया है, तो इसके मतलब थोड़ा सा गाइड करेंगे? जी, अटक तहसील में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी स्टेट लैंड ऐसी नहीं है जिसके ऊपर फ़िलहाल कब्ज़ा है। इसमें पास में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और अभी हमारे जो डीसी साहब आए हैं उन्होंने भी पर्सनली इंश्योर किया है कि तमाम जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है वो रिमूव कर दी जाए। जहाँ तक बात है टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट की, जो कि हम अक्सर बाज़ार में देखते हैं कि रेडीबान आ जाते हैं और जगह थोड़ी तंग हो जाती है, तो उसके ऊपर म्यूनसिपल कमेटी जो है जिसके एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब हैं तहसील अटक में, तो वो सर लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इंश्योर करते हैं कि टाइम टू टाइम इनका रिमूवल होता रहे। मैडम, लास्ट में आपसे चाहेंगे कि एक तो आप ये बता दें कि अभी मौजूदा डेवलपमेंट के हवाले से या आपकी अंडर क्या क्या प्लान है अटक की आवाम जिससे रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि लॉकडाउन जो है वो ईज़ हो रहा है और जैसे ही वो ईज़ आउट होगा उसके साथ साथ आवाम की भी ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि वो कोरोना से रिलेटेड एहतियात खुद करें। इसके साथ साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया था जो कि पूरे पंजाब में इस वक्त कहीं पे भी नहीं है, 146 तहसील्स में से सिर्फ़ और सिर्फ तहसील अटक में है कि हमने पॉलीथीन बैग्स के ऊपर बैन इम्प्लीमेंट किया था। जितने भी आप बड़े मॉल्स देख रहे हैं, फार्मेसीज़ देख रहे हैं, बड़े स्टोर्स देख रहे हैं, वहाँ पे आपको शॉपर नहीं मिलेगा। अब इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं ये सोशल चेंज कहलाते हैं। ये तभी सक्सेसफुल होते हैं जब लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, लोग इनकी अफादियत को समझते हैं और लोग इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करते हैं। कैसे कोऑपरेट करेंगे इंतज़ामिया के साथ? कि अपने घर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कपड़े का थैला साफ़ सुथरा खुद कैरी करके आएँ जब ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना के टाइम्स में। अपना थैला साफ़ सुथरा खुद घर से लाइए, उसके अंदर जो भी आपको ग्रोसरीज चाहिए, कोई और आपको कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो ख़रीदारी करके अपना सामान उसी में कन्वर्ट करके आप उसको लेके जाएँ, बजाय कि आप एनवायरमेंटली हैज़र्डस बैग्स जो हैं पॉलीथीन के उनको बार बार, क्योंकि वो रीयूज़ भी कम होते हैं और वो ज़्यादातर लोग स्टॉक करके, और वो अल्टीमेटली क्या होता है नालियाँ ब्लॉक हो रही होती हैं,
हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है कि उसकी डेग्रेडेशन नहीं होती है। अगर उसको सॉइल में दफन करेंगे तो वो 1000 साल बाद भी वो डिकम्पोज़ नहीं होता। इसी तरह से अगर हम उसको जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस जो है वो रिलीज़ करता है और एयर पोल्यूशन होती है। पानी में डालेंगे तो पानी में भी वो चोक करेगा। मतलब कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो शॉपर को डिकम्पोज़ कर सकता है। तो प्लीज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट्स की तरफ आइए और अपने माहौल में ख़ुद बेहतरी लाने के लिए ख़ुद इनिशिएटिव्स लीजिए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि वुमेन पावर को या ख़वातीन को मोटिवेट करने के लिए तो आप क्या मैसेज देंगी, और दूसरा लास्ट में जो मीडिया के हवाले से या पब्लिक की जी क्या? बिल्कुल, मेरा मैसेज हमेशा बच्चियों को और यंग गर्ल्स को यही होता है कि आप हमेशा ख़ुद में यकीन रखें। आपको जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव वॉइसेस हैं, आप उनमें यकीन मत करें। आप मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, अपने कैरेक्टर की इंटेग्रिटी को सामने रख के इंशाल्लाह आप स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हम्बल और काइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी फैमिली की एथिक्स को, बेसिक्स को मत भूलें, मेहनत करें और ड्रीम बिग, ताकि आप उन बड़े ख्वाबों को पूरा कर सकें। और आवाम और मीडिया, मेरा ख्याल है मीडिया में बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें माशाल्लाह आपकी टीम है, ये बेलॉस लोगों की खिदमत कर रही है। बहुत ज़्यादा आवाम को सपोर्ट करिए और आवाम की आवाज़, जो हकीकी मैनी में मीडिया का काम होता है कि पब्लिक की वॉइस जो है उसको लोगों तक पहुंचाती है, वो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमारी बहन और एक खातून होते हुए इतने, यानी कि उन्होंने हार्ड वर्किंग खातून हैं और वो अपनी खिदमत, अपनी ड्यूटी, अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तो अगर आप लोग भी उनका थोड़ा साथ दें, उनको थोड़ा सपोर्ट करें, तो जो हमारा मकसद है कि जो इदारे और पब्लिक के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है उनको ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से आज हमारी की जो गुफ्तगू थी मैडम के साथ, वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद रिपोर्ट के लिए, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी आइंदा।